नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। निरंतर लिविंग हैप्पीली के साथ समय देते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं। इस तरह से हमारे ऊपर जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि आपके उस बहुमूल्य समय के बदले हम आपको एक अच्छा खासा टेक अवे दें, वह नॉलेज दें जो कि आपके वेलनेस में, ओवरऑल फिटनेस में मदद करे। यही लिविंग हैप्पीली का हमेशा प्रयास रहा। मित्रों, तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए हेल्थ विजडम। हम जानकारी में आज डूब रहे हैं मित्रों। हर आदमी एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन से परेशान है। एक समय था जबकि हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते थे, पर आज आईटी ने हमें एबंडेंस कर दिया। विशेष रूप से हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए वह इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे तो दुनिया भर का हम जानकारी रख रहे हैं, सनसनीखेज रख रहे हैं। स्पेशली आज जो कमी हो रही है और लिविंग हैप्पीली जिस क्षेत्र में काम कर रही वह है हमें आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान क्या होता है मित्रों? तो हमारे शरीर के कार्य को समझे बिना उसे स्वतंत्र हम नहीं कर सकते हैं, और यही आपको शरीर की स्वास्थ्य की जानकारी आज इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। इसके तहत हम बात करेंगे हमारे शरीर के प्रमुख उन 12 अंगों की हम बात करेंगे, जहां उनकी क्या फंक्शन है, रोल हैं, ऑपरेशन है, उनके बारे में ब्रीफली बताएंगे। उनमें कौन कौन से वो कॉमन डिजीज डिसऑर्डर आ जाते हैं, और उसके साथ ही एक छोटा सा आपके लिए सुझाव भी देंगे जो कि आपको मदद करेगा उनके केयर और मेंटेनेंस में। और अंत में हमेशा की तरह जो हमारा बोनस टिप्स होते हैं, इसमें हम एक फाइनल फ्रेमवर्क देंगे जो कि आपको हेल्दी फिट शरीर रखने में काफ़ी मददगार देगा। तो मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत में कर रहा हूं महात्मा गौतम बुद्ध की उन कोटेशन से जिनका कहना है कि शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम मन को मजबूत और स्पष्ट रख नहीं पाएंगे। स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है मित्रों। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि हम आज रिसोर्सेस नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस इज द कॉस्टलीस्ट मटेरियल। तो हमें अगर अपने राष्ट्र के लिए काम करना है तो सबसे पहली जिम्मेवारी यही होती है कि खुद को स्वस्थ रखें। हमारे शरीर की देखभाल करना तो हमें समझ में आता है, हर आदमी ये मानते तो हैं। आखिरकार हम इस जीवन में, क्योंकि शरीर आपको एक ही मिला है मित्रों, और हम चाहते हैं कि यथासंभव इसे दीर्घायु बने, लंबे समय तक यह स्वस्थ रहे, हमारी बात को माने। दुनिया भर में पुरानी कई तरह की क्रोनिक हैं, लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां की समस्या आप देख ही रहे होंगे कि ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसी बीमारियां हैं जो प्रभावी रूप से हमारे जीवन जीने के तरीका के कारण ही होती है, और अधिकांश, यदि उनमें से सभी नहीं कह लें, तो हमारे जीवन की देखभाल करने से ही जुड़े हैं। यानी कि हमारे ही फॉल्ट कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आते हैं, और उसमें प्रमुखतः अविद्या, अज्ञान ही परिलक्षित होते हैं, और उसे ही दूर करना हम इस वीडियो में अपना मकसद रखें। कई लोग अधिक वजन होने या पर्याप्त व्यायाम नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर में गलत पदार्थों को, बैड ईटिंग हैबिट के कारण परेशान हो जाते हैं। बेशक हर बीमारी या स्थिति से आप बच नहीं सकते, अगर ये सब कर भी रहे हैं तो आप अमर तो नहीं हो जाएंगे। कई जीवन शैली से संबंधित नहीं भी होती हैं। हालांकि अपने शरीर की देखभाल करने से हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद हमें अवश्य मिलेगी। मित्रों, हमारा शरीर क्या है? यह एक ढांचा है जिसका उपयोग हमें अपने शरीर की देखभाल के लिए, आपके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। इससे हमें क्या है, अपने निर्णय, हम जो अभी एक फ्रेमवर्क जो हमारा इस वीडियो का क्रस्ट होगा, इसमें हम एक फाइनल फ्रेमवर्क देंगे जो एक आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होने जा रहा, मार्गदर्शन भी करेगा। इससे आपको अपने बारे में ही निर्णय लेना और आसान होगा। आप तार्किक रूप से सोचेंगे और यह समझने में भी आपको मदद मिलेगी। तब आप विशेष निर्णय ले लेंगे कि क्यों हमें हेल्दी रहना है ज़रूरी। तो आज यह आपका बिल्कुल मस्तिष्क क्लियर हो जाएगा, और यह समझने में भी आपको मदद होगा कि कभी कभी ऐसा करना कठिन क्यों हो जाता है। तो यह सब बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तो तत्काल हम शुरुआत यही कर रहे हैं मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे अस्वस्थता का अधिकतम कारण हमारे अविद्या, अज्ञान हो जाते हैं, और वह हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, हम अपने अंगों, प्रत्यंगों, ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं नहीं हैं।
तो हमारा शरीर तो बहुत बृहत है, तो इसमें से हम प्रमुख सिर्फ 12 भागों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपका आज मित्रों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जेन्युइनली आप यह गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको वह नॉलेज ही आपको स्वस्थ रखेगा। आपको कोई हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी पैकेज किसी भी तरह का ECHS CGHS कोई भी कार्ड ले लिए, वह आपको हेल्थ नहीं दे सकता। ट्रीटमेंट जरूर दे सकता है, पर ट्रीटमेंट आपको हेल्दी बना दे इसकी गारंटी वो लोग भी नहीं देते हैं। तो इसकी गारंटी अगर आपको चाहिए तो यह नॉलेज ही होगा, और वह नॉलेज होगा हमारे बॉडी पार्ट्स का। तो बॉडी पार्ट्स के नॉलेज हम आज उन 12 में सबसे पहला हम अपने नेत्रों को, आइज को रखें। मित्रों हमारा आपका संबंध अभी नेत्रों के द्वारा ही हो रहा है, यह कैमरा हमारे आँखों के द्वारा ही रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो यह आँख सबसे उच्चतम मैं स्थान देता हूँ मित्रों। यह एक सेंसरी ऑर्गन है, जैसा कि हम जान रहे हैं वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन है। यह आँख करता क्या है? तो यह कर रहा है हमारे प्रकाश जो वहाँ अवेलेबल हैं उन्हें संग्रह करता है हमारे आसपास की दुनिया से, और इसे बदलता है नर्व्स इम्पल्सेस में। और ऑप्टिक नर्व्स जो है मित्रों आँखों में, वो ट्रांसमिट करता है इन्हीं सिग्नल को ब्रेन में, और वही हमें इमेज या टेक्स्ट या किसी भी तरह का हमारे साइट अंदर ब्रेन में बनते हैं। तभी हम वह कह पाते हैं कि ये लेटर है। किसी और लैंग्वेज को तो हम नहीं पहचान पाते क्योंकि वो ब्रेन में सिग्नल नहीं दे पाता है। तो यह काम आँख को है। तो आँख की अब कॉमन डिसऑर्डर और डिजीज के बारे में भी आप जान लीजिए, हम बिल्कुल प्रिसाइजली बात किया करेंगे। सबसे पहला होता है रिफ्रैक्टिव एरर। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो जाते हैं, कैटरेक्ट हो जाते हैं, डायबिटिक रेटिनोग्राफी पैथी हो जाते हैं, ग्लोकोमा हो जाते हैं, एम्ब्लियोपिया होते हैं, और स्ट्रैबिस्मस होते हैं मित्रों। तो ये सब तो बीमारी है। अब मेरा सुझाव हर अंग के लिए मेरा सुझाव होगा, छोटा सा ही सुझाव, कि आप कम लाइट में या बिल्कुल नहीं लाइट में मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम, स्क्रीन पर काम मत करें। यह आपके आँखों को सुरक्षा देगा। दूसरा अंग हमने लिया है अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को। यह बड़ा ही जटिल अंग है मित्रों। यह नियंत्रण करता है हमारे विचारों को, हमारी स्मृति को, हमारी भावना को, हमारे टच जो है, स्पर्श हैं, मोटर स्किल जो होते हैं, हमारे विजन है, ब्रीथिंग है, टेम्परेचर है, हंगर है, एपिटाइट है, एवरी प्रोसेस जो भी हमारे शरीर में लग रहे हैं, इन सब को यह नियंत्रित करता है। ब्रेन का ही एक्सटेंशन है मित्रों स्पाइनल कोड। ये दोनों मिलके ही एक्सटेंडेड रहते हैं पूरे शरीर में, जिन्हें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS कहते हैं। अब ये ब्रेन के डिसऑर्डर को भी देख लीजिए। तो सबसे पहला आता है एल्जाइमर डिजीज, जो वयोवृद्ध हो जाने पर होते हैं। डिमेंशिया होते हैं, ब्रेन कैंसर होते हैं, इपिलेप्सी और अदर सीजर डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, पार्किंसन या अदर मूवमेंट डिसऑर्डर हैं, स्ट्रोक हैं, और ट्रांजिएंट इस्मिक अटैक है, TIA बोलते हैं। तो इसके लिए सुझाव यही होगा कि अगर मस्तिष्क को आपको स्वस्थ रखना है तो कभी भी निगेटिव थॉट्स को इंटर होने ही न दीजिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए हर चीज़ के प्रति, चाहे वो प्रकृति के द्वारा ही किया गया हो, उसमें आप सकारात्मकता ढूंढिए। अगला अंग है मित्रों हमारा हृदय, हार्ट। हम जैसा जान रहे हैं इसके 4 लोब होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, और 4 प्रमुख कार्यों का भी हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं। तो यह हार्ट हमारे पंपिंग करते हैं, जैसा हम जान ही रहे हैं यह पंप है। तो पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट फुल बॉडी तक, सेल लेवल तक कैपिलरी के द्वारा यह पहुँचाता है। अगला पंपिंग करता है हार्मोन्स को, और कई ऐसे वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं अपने पूरे संपूर्ण शरीर में पहुंचाते हैं। तीसरा काम होते हैं, अगर यह दे रहा है तो यह लेता भी है। तो ले क्या कहाँ से रहा मित्रों? यह डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड कहते हैं, जहाँ की ऑक्सीजन नहीं है, और कई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ रहते हैं पूरे बॉडी में, उन्हें यह लेता है। और फिर
पंपिंग करके लंग्स को दे देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये तो हार्ट के प्रमुख 4 काम हैं। अब इसके डिजीजेज जो हैं, जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं, इसमें होते हैं एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जैसे एर्दीमिया बोलते हैं, आओर्टा डिजीज और मार्फन सिंड्रोम कहते हैं, कंजेनियल हार्ट डिजीज जो कि पैदाइशी बच्चों में आ जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जहाँ की हमारे आर्टरी बड़े ही संकीर्ण हो जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं, और पल्मोनरी इम्बोलिज्म है, हार्ट अटैक हैं, हार्ट फेलर हैं, हार्ट मसल डिजीज हैं, जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो ये सब तो कुछ बीमारियां हैं। अगर सुझाव की बात है मित्रों, तो आपको अगर अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए साल्ट की मात्रा घटाना पड़ेगा, यानी कि दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम लेना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल है अपने मील से वहाँ भी हटाना पड़ेगा। चौथा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूँकि लिविंग हैप्पीली आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए संकल्पित है, तो हम अब चौथा अंग के बारे में, जो कि टेंजिबल नहीं है, हम उसे अंग कह नहीं सकते, तो सोल है मित्रों, यानी कि स्पिरिट है, आत्मा है। यह हमारे शरीर में एक चालक ड्राइवर के रूप में काम करता है। इसी की उपस्थिति हमारी प्राण को, हमें जीवित रखने को कहता है। अगर यह सोल निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो हम निर्जीव ही बन जाएंगे। बड़े ही धार्मिक या दार्शनिक लोग इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि वह आत्मा ही है मित्रों हमारे अंदर, जो कि हमारी विचार को समर्थन करती है, और यह एक ईश्वर है, यानी कि ईश्वर का रूप अगर हमारे अंदर है तो वह आत्मा में ही है, यही मानते हैं लोग। और यह एक गैर भौतिक चिंगारी स्पार्क के रूप में, विशेष रूप से यह अद्वितीय जीवन प्राणी के लिए है। एक दुखी आत्मा, अगर आप दुखी आत्मा है तो यह बिल्कुल रोगाणु जो जर्म्स की तरह ही घातक सिद्ध हो सकती है। तो हमें दुखी आत्मा नहीं रहना, हमेशा खुश रहना है। और अगर इसकी खुशी के लिए बात की जाए, सुझाव दी जाए, तो आपके लिए यही है कि आप अच्छा समय दीजिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, उनका देखभाल करें, वो आपके देखभाल करें, आपके जीवन में प्यार रहे, स्नेह रहे, खुशी, दुख और आनंद सबके साथ साझा करते रहें, और तब देखिए आपका आत्म सुख अपने आप बढ़ेगा। 5वां अंग की बात कर रहा हूं मित्रों, लंग्स, फेफड़ा। यह हमें सांस लेने के लिए देता है, यही इसका प्रमुख भूमिका होता है। हमारे अंदर ऑक्सीजन लाता है, जिसे बोलते हैं इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, और इसी लिए हुए को फिर प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के इसे बाहर निकालता है, जिसे बोलते हैं एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। यही दोनों जो एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं रिस्पिरेशन, इसी रिस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रमुखतः रिस्पॉन्सिबल है। अब कॉमन डिजीजेज क्या हैं, तो सबसे पहला होता है अस्थमा। कोलैप्स कर जाते हैं लंग्स के सभी, लगभग सभी पार्ट, जिसे बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। हमारे लंग्स में स्वेलिंग हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाते हैं मेन पैसेज में, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो कि हवा को ढो रहे थे, यही जाम हो जाते हैं लंग्स में। COPD होता है मित्रों, जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। लंग्स कैंसर हो जाते हैं, लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसे निमोनिया के नाम से जाना जाता है। अब अगर लंग्स को हेल्दी रखना है तो इसके लिए सुझाव यही होगा कि प्रदूषण को जितना संभव हो सके वहाँ से दूर रहें। विशेषकर हम कई बार पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, तो ऐसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में मत जाएं। और आज तो पेंडेमिक में हम मास्क लगाते ही हैं, तो मास्क आप ज़रूर लगाइए, स्पेशली जहाँ भी प्रदूषित इलाका में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं मित्रों। चूँकि एक बार लंग्स प्रदूषित हो जाता है तो उसे क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, वह अंदर जम जाता है, उससे निकलने का कोई प्रावधान है नहीं। 6ठा अंग हमारा स्टोमिक है मित्रों, आमाशय। इसका कार्य क्या है, यही पहले देखिए। तो यह संग्रह करता है, स्टोर करता है वो भोजन को। एक तो स्टोर किया और उसके बाद उसे धीरे 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 रिलीज करता है। वह रिलीज करके कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, एक रेगुलेटेड रेट से, और जहाँ की इसका प्रोसेस होना है।
यहीं स्टोमिक में ही मिक्स भी होते हैं फूड और इन्हें ग्राइंडिंग भी की जाती हैं बड़े ही फाइनली तरीके से, इसे चाइम बोलते हैं। इसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं जिससे कि क्या होते हैं, इनके सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं जो कि डाइजेशन में बड़ा ही आसान हो जाता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन हो रहा है, उसके लिए यहाँ सिंप्लीफाई प्रिपेयर्ड करके स्टोमिक भेज देता है। अब अगर स्टोमिक की कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो बोलते हैं वो देखा जाए तो इसमें पहला होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि GERD बोलते हैं। दूसरा होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, PUD या गैस्ट्रिक भी इसे बोलते हैं। स्टोमिक फ्लू होते हैं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंड सेलिक डिजीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसे IBD कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रम IBS के नाम से जाना जाता है, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज होते हैं, और होमोरॉइड्स भी होते हैं। तो इसके लिए सुझाव यही होगा मित्रों कि आप नियमित रूप से हेल्दी मील एवरीडे लीजिए, यानी कि सात्विक भोजन पर आप आ जाइए। हमारा अगला वीडियो है जो पूर्णतः सात्विक पर बात करता है। तत्काल हम यही कहेंगे कि आप सात्विक भोजन लिया करें। अब 7वां अंग है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसका कार्य की बात करूं तो यह हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है जो स्टोमिक से इसे मिला था, इसे और फर्दर छोटा छोटा करता है, और यहीं अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है अधिकतर न्यूट्रिएंट्स जो कि हम फूड में होते हैं। और इसका पहला जो स्टेज होते हैं मित्रों स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे डियोडेनम बोलते हैं, और यहीं डाइजेशन की जो अवशोषण होती है, यहाँ फर्स्ट फेज डाइजेशन का पूरा हो जाता है। अगर इसकी समस्या की बात की जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से आते हैं, तो पहला होता है ब्लीडिंग, सेलियक डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर होते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं, अल्सर होते हैं जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। अब अगर इसके लिए सुझाव कहा जाए तो आप तरोताज़ा ही खाइए, अगर संभव हो तो नरम खाइए, तुरंत का बना हुआ, और स्टेल फूड जो बासी है ये तो बिल्कुल ही मत खाइए। बनने के 5 घंटे के अंदर प्रयास कीजिए कि उसे खा लीजिए, तो यह आपके छोटी आंत को स्वस्थ रखेगा। अब 8वां है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कॉलन के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। यह क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब उस कंटेंट में चाइम में कुछ बच गए हैं, वाटर कंटेंट और साल्ट कंटेंट, और भी कई मटेरियल हैं। इन्हें ये ऑब्जर्व कर लेता है, रीयूज के लिए शरीर को वापस दे देता है, और जो वेस्टेज है खाना में जो बिल्कुल ही पच नहीं पाया वेस्ट है, तो इसे आगे बढ़ा देता है, रेक्टम से बढ़ा देता है। तो इस तरह से यह वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालता है। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें कि वो कौन कौन सी समस्या आती है, तो ये समस्या है अपेंडिक्स, क्रोनिक डायरिया है, कोलन कैंसर है जिसे कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं, कोलोनिक डिसमोटिलिटी बोलते हैं, क्रोन डिजीज जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के नाम से जाना जाता है, और फेक्सल इनकंटिनेंस है जो कि क्या होते हैं, एक्सीडेंटल स्टूल लीक हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों वगैरह में हो जाते हैं या बुजुर्ग होने से भी, जिसे पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर भी कहते हैं मित्रों। और इसके एक बीमारी और भी है, इंटेस्टाइनल एक्जिमा कहते हैं, यह भी हो जाता है। इसके लिए अगर सुझाव दिया जाए तो यही है कि आप यथासंभव फ्राइड या ओवर स्पाइसी फूड कंजम्पशन को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप उसे कम से कम लीजिए। अब 9वां मैं बात करने जा रहा हूं मित्रों, किडनी। यह बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर से वेस्ट, जितने भी वेस्ट हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड हैं, इन सबों को हमारे शरीर से निकालता है। हमारे शरीर नॉर्मल प्रोसेसिंग के दौरान एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, उस एसिड्स को निकालते हैं। जहाँ हमारे सेल लेवल तक में एसिड फॉर्मेशन होते हैं, उन सब को यह निकालता है, और हमें एक हेल्दी बैलेंस जो हमारे शरीर में रहना चाहिए, वाटर का, साल्ट का, मिनरल का, जिसमें कि ये मिनरल में आते हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इन सबों का सही संतुलन हमारे खून में यही किडनी ही रखता है। अगर इसके
स्वास्थ्य की बात की जाए कि कैसे इसे बेहतर रखा जाए, तो 8 से 10 ग्लास आप पानी 24 घंटे में ज़रूर पीजिए। किडनी की भी बीमारी है मित्रों, आप जानते ही हैं, डायलिसिस से जिसे किया जाता है, किडनी में कैंसर हो जाते हैं उस। अगला है 10वां पार्ट जो गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर हमारे एब्डोमेन के अंदर ही पाए जाते हैं मित्रों, और यह हमारे बाइल जो होते हैं, जो हमें डाइजेशन के लिए चाहिए, उनका स्टोरेज होता है। जब तक कि ये डाइजेशन के लिए ज़रूरत नहीं होता है तब तक ये वहीं स्टोर किए जाते हैं। जब भी हम खाते हैं, चबाते हैं, तो गॉल ब्लाडर में हमारे कंट्रैक्टर और स्क्वीज होते हैं, और ये जैसे स्क्वीज होते हैं तो यह हमारे डाइजेशन के लिए ट्रैक्ट में भेजते हैं उन बाइल को। इसके डिसऑर्डर की बात की जाए मित्रों, तो इसके डिसऑर्डर में है कोलिकिसाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लाडर, सूजन आ जाता है हमारे गॉल ब्लाडर में। गॉल स्टोन होते हैं, जैसे पत्थरी के नाम से जानते हैं, और क्रोनिक एक्लेक्टस गॉल ब्लाडर डिजीज होते हैं मित्रों। अगर इसके स्वस्थ रखने के लिए सुझाव दी जाए तो यही है कि आप जल्दी खाना खाइए, जल्दी सोइए, यानी कि 10 बजे तक सो जाइए, और 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी आपको 6 से 8 घंटा जो लग रहा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इतना जल्दी सो जाइए। यह ज़रूर सुनिश्चित कीजिए कि सनराइज से पहले आप ज़रूर जग जाइए, और खाने के बाद 3 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए आपके स्लीपिंग में, यानी कि खाने का टाइम 7 o'clock रख लीजिए। तब आप अपने गॉल ब्लडर को और इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं मित्रों। अगला है 11वां पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है? यह भी एब्डोमेन में ही है, और यह करता है हमारे जो फूड हम खा रहे हैं मित्रों, इन्हें कन्वर्ट करता है ईंधन में, यानी कि और वह ईंधन दे रहा है हमारे बॉडी सेल को। इसके प्रमुखतः 2 फंक्शन होते हैं मित्रों। पहला होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, जो कि मदद करता है हमारे डाइजेशन में, और दूसरा होता है इंडोक्राइन फंक्शन, जो कि मदद करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेशन में। और इसके डिसऑर्डर होते हैं पैंक्रियाटिस, जो कि होते हैं जब डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि एक्टिव कंप्लीटली जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके लिए सुझाव पैंक्रियाज के लिए यही है कि मीठा चीज़ को कम से कम खाइए। आप इस तरह से काम कीजिए जिसके लिए आपके शुगर के प्रति क्रेविंग भी घट जाए, हमने वीडियो दिया है। तो इस तरह से, चूँकि यह टेस्टी होते हैं और क्रेविंग होते हैं, तो इन्हें आपको मिनिमाइज करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका पैंक्रियाज सही ढंग से काम करे। और अंतिम भाग मित्रों, लेकिन बड़ा ही प्रमुख है, लीवर मित्रों। सभी खून जो हमारे शरीर से ब्लड जो छोड़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्टोमक से निकल रहे हैं, इंटेस्टाइन से जो पास हो रहे हैं, ये सब को लीवर के थ्रू ही होके जाना है, और वहाँ इनका प्रोसेसिंग होता है। ब्लड को प्रोसेसिंग करने के बाद उनका ब्रेकडाउन किया जाता है, उनके बैलेंसिंग किया जाता है, और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को चाहिए, असली अवशोषण मेटाबॉलिज्म जो है चयापचय, उसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। वो सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स यहीं तैयार होते हैं। लीवर के बारे में आप जानते होंगे मित्रों कि मोर देन थाउजेंड्स इनके रोल असाइन किए गए हैं। यहीं वो ड्रग भी मेटाबोलाइज होते हैं, जो कि ईजियर होते हैं हमारे शरीर के लिए, उन्हें ब्रेक डाउन करना, उन्हें यूज करना। यानी कि कोई भी खा रहे हैं तो वह आपको लीवर में वो मेडिसिन जाता है, वहीं से ब्रेक डाउन होकर जहाँ उन्हें जाना है वहाँ जाता है मित्रों। अब लीवर के डिजीज की बात की जाए तो कॉमन डिजीज में आते हैं बाइल डक्ट डिजीज, सिरोसिस, फैटी लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और जॉन्डिस। ये सब तो कुछ आम है। अब अगर लीवर के स्वास्थ्य के लिए बात की जाए तो यह है मित्रों कि बहुत ही ज़्यादा फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब मत खाइए, तब आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा। अब मित्रों, इस वीडियो का प्रमुख बॉटम लाइन में मैं आ चुका हूं, जो कि हमने कमिट किया कि फाइनल फ्रेमवर्क, आपको एक ढांचा हम देंगे जिससे आप निर्णय ले सके। अपने खुद को केयर करना मित्रों, यह तो किसी और को करना नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा यहाँ कि आप 3 सवाल खुद से कीजिए। उसमें पहला खुद ही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो ये जो है मित्रों, यह आपके इमोशन को, भावना को डील कर रहा है। आप बड़े भावुक हो चुके होंगे,
अब यहाँ आपको यह देखना है कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं और कब सोना चाहते हैं, कितना एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ये सब भावना की बात है, ये आपके प्रिमिटिव है और ये सब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा सवाल आप क्या कीजिए कि क्या हमारे लिए श्रेय है, यानी कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। यह अप्लाई होता है आपके सिचुएशन में, किस सिचुएशन में है। तो आप सोचिए, खुद पूछिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसका मतलब यह होता है मित्रों कि जो भी आप जानकारी रखते हैं, जो भी एज ऑफ नाउ आपका नॉलेज है, जो चेतना स्तर है, जो फैक्ट्स आपके पास है, डाटा है, स्टैटिक्स है, जो भी, उस सबको कंसिडर करते हुए उसी के लाइट में आप यह सोचिए कि हम जो अभी